त्या अनुषंगानं त्यांचा समावेश झाला आहे। मला एवढंच माहिती आहे की माझा समावेश त्याच्यामध्ये आहे। दिसताना त्याच्यामध्ये राष्ट्रीय सचिव म्हणून दिसतं, परंतु सरचिटणीस म्हणून आहे अशी माहिती मला स्वतः वैनी साहेबांनी आणि इतरांनी दिलेली आहे। त्यामुळे मी त्या अधिकारानंच फक्त दिलेलं गेलो। श्रीवास्तव यांच्यावरती पक्षात दिल्लीच्या कार्यालयात येण्यास बंदी घातली आहे का? कारण त्यांना सुद्धा त्यांनी बाहेर माहिती पसरवली, त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही। ब्रिजमोहनजींच्या बद्दल पण मी सांगतो आपल्याला, आपण जर ती यादी पाहिली तर ब्रिजमोहनजींचं त्याच्यात नाव नाही आहे। पूर्वी ते सर्व काम बघत होते, ते पक्षामध्ये तिथे त्यांचं एक वेगळं दालन देखील होतं। आता त्यांचं तिथं समावेश नसल्यामुळे भविष्यात होणार आहे की नाही मला कल्पना नाही, परंतु जर नाही झाला तर त्यांचं दालन नसेल पण त्याचं प्रवेशबंदीचा विषय येत नाही। शेवटी तुम्ही पदाधिकारी जरी नसला तरी कार्यकर्ते राहता, आणि कार्यकर्ता म्हणून किंवा एक व्हिजिटर म्हणून तुम्हाला यायचं असेल तर स्वागतच आहे। पण त्यांच्यावर कुठली ऍक्शन नाही, डिसिप्लिनरी ऍक्शन वगैरे कुठली ऍक्शन कशा बाबतीत? त्यांनी जे मध्ये सोशल मीडियावरती सर्क्युलेट केलं ते तो विषय डिसिप्लिनरी कमिटी समोर जेव्हा जाईल तेव्हा जाईल। पण केलाय का म्हणजे अद्याप तरी माझ्याकडे तशी माहिती नाही। उमेश पाटील नवीन लिस्ट आता कधी येणार? म्हणजे जवळपास आता 29 एप्रिलला गोष्ट झाली, 11 एप्रिलला कळाली, आता 6 दिवस झाले। असं आहे की आमच्या पक्षाच्या अंतर्गत त्या ठिकाणी बैठका कधी होतील, त्या ठिकाणी आमची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची मीटिंग कधी होईल, ज्या वेळेला होईल त्यावेळेला आपल्याला कळवलं जाईल। एवढ्यात त्या मीटिंग आहे काही? ज्या वेळेला होईल त्यावेळेला सगळे एकत्र नाहीच आहेत ना। रोहित पवारांनी पत्रकार परिषदेत दावा केला की अजित पवारांच्या संदर्भात खालच्या स्तरावरची ऑडिओ क्लिप तुमच्याच पक्षातल्या एका नेत्यांनी दिली होती, एक बडा नेता असं त्यांनी उल्लेख केला, आणि ती ऑडिओ क्लिप त्या सुनेत्रा पवारांनी ऐकली। ती ऑडिओ क्लिप रोहित पवारांकडे असेल तर त्यांनी ती द्यावी, त्याचं आपण फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवू, आपण त्या ठिकाणी त्याची सत्यता पडताळू। आजकाल तुमच्या माझ्या आवाजामध्ये सहज एक 2000 रुपयाचं सबस्क्रिप्शन ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं ChatGPTचं घेतलं की तुमचा माझा आवाज सुद्धा ॲज इट इज काढता येतो। त्यामुळे असल्या आजच्या काळात तरी किमान कुठल्या तरी ऑडिओ क्लिपवर आधारित आपल्यासारख्या जबाबदार पत्रकारांनी त्याच्यावर एवढा प्रश्न विचारावा आणि तो राष्ट्रीय मुद्दा करावा, राज्य मुद्दा करावा असं मला वाटत नाही। रोहित पवारांना बालिश मुद्दे उपस्थित करायची सवय लागलेली आहे, त्यामुळे त्यांनी काय मुद्दा उपस्थित केला ऑडिओ क्लिपचा ते काय मी तर काय पाहिलं नाही। वारंवार तुम्ही जे सांगताय की तुम्ही ठरवणार नाही वगैरे, एक नक्की विचारू शकतो ना, युवर DCM ॲज वेल एज राष्ट्रीय अध्यक्ष कधीतरी प्रेस समोर येणार आहेत का? प्रेस कॉन्फरन्स वगैरे घेणार आहेत? काल तर त्या प्रेस कॉन्फरन्स घेतली पुण्यामध्ये, कशी पाहिजे तुमच्या म्हणण्यानुसार होणार का? हे परत तुम्ही आम्हाला समोर आवर जॉब इज टू आस्क यू, इज शी गोइंग टू गिव्ह अ प्रेस कॉन्फरन्स? आता त्यांनी प्रश्न असा विचारला, एक मिनिट हे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांगू शकतात काल हेच प्रश्न पुण्यामध्ये असलेल्या आपल्या प्रतिनिधींकडून त्या ठिकाणी विचारले पाहिजे होते। काल प्रेस कॉन्फरन्स झाली जवळपास अर्धा तास। हे आम्हाला तुमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आम्हाला प्रेस कॉन्फरन्स घेणार आहेत का? प्रश्न सिंपल आहे, तुम्हाला माहिती नसेल तर माहिती आपली आमच्यावर ढकलू नका ठीक। आपल्या भावना ज्या आहेत त्या आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या पर्यंत पोहोचवल्या जातील, आणि त्यांना आम्ही देखील विनंती करू की आपण लवकरात लवकर मुंबईतल्या पत्रकारांच्या बरोबर संवाद साधावा। आणि आजची देखील प्रेस या वैनी साहेबांच्या सूचनेवरूनच झालेली आहे। संजयजी, आम्हाला त्यांनी सूचना केली, याचा एकदा चूक होते, दुसऱ्यांदा चूक लोकसत्तेमध्ये आलेल्या बातमीच्या संबंधी क्लॅरिफिकेशन द्या, त्याला अनुसरून जे काही इतर विषय असतील त्यांना देखील आपण उत्तरं द्या। ठीक आहे, वैनी साहेबांनी आम्हाला सूचना। धन्यवाद। ऐसा है कि जब अजीत दादा साहब हमारे अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उस वक्त भी मैं पार्टी का महासचिव था, और प्रफुल्ल भाई ने और अजीत दादा ने मेरे पास वो जिम्मेदारी सौंपी थी कि मैं दिल्ली कार्यालय जाया करूँ। हर हफ्ते मैं दिल्ली जाया करता था, कभी 2 रोज़ वहाँ रुकता था, कभी 3 रोज़ रुकता था। लेकिन जब से महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव शुरू हुए, मेरा जाने का सिलसिला खत्म हो गया वहाँ, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक था। साथ ही साथ जब 28 तारीख को दादा का निधन हुआ, उसके पश्चात तो हम में से किसी में वो बल नहीं था कि हम यहाँ से निकल कर कहीं और जाएं। कल जो है, मैं पहली बार दिल्ली अक्टूबर के बाद गया, और पार्टी कार्यालय में जाकर मैंने वहाँ पर
जितने कार्यकर्ता थे, जितने पदाधिकारी थे, सबसे मेरी मुलाकात हुई, हमारी बातें हुई। आगे 10 जून को जो पार्टी का फाउंडेशन डे आता है, उसके तहत क्या तैयारी करनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा हुई। भिन्न भिन्न सेल के हमारे दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष के जो भी साथी सरकारी हैं वो वहाँ पर उपस्थित थे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष भी होंगे, वो थे, अन्य पदाधिकारी भी थे, जितने भी थे सबसे मेरी मुलाकात हुई, सबसे चर्चा हुई। और दिन भर चर्चा करने के बाद वहाँ से जब मेरी वापसी हो रही थी, मुझे आपके किसी साथी दोस्त का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि आज आप पार्टी कार्यालय में आए थे तो हमने ऐसा सुना है कि आपने वहाँ पे कुछ निर्देश जारी किए हैं। तो मैंने कहा मैंने कौन से निर्देश जारी किए वहाँ? तो उन्होंने कहा कि क्या आपने प्रफुल्ल पटेल साहब और तटकरे साहब का पार्टी के अंदर आना, पार्टी के ऑफिस कार्यालय में आना बंधित कर दिया है? उस पर मैं हंस पड़ा कि ऐसी बात आप पूछ रहे हैं, मतलब कि जिसका सवाल ही नहीं, जवाब ही नहीं हो सकता। दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा वरिष्ठ हैं। हमारे जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं 3, उनमें से 2 ये हैं, पटेल साहब और तटकरे साहब। तो मैंने पत्रकार भाई से कहा कि आपके पास जानकारी ये जो आई है बिल्कुल गलत है, ये बेबुनियाद है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं और हो भी नहीं सकती। दूसरा उन्होंने सवाल मुझसे ये किया कि क्या वहाँ पर आपने उनके बैठने की जहाँ व्यवस्था थी उसको ताला लगा दिया है? ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं जब आपसे हिंदी में वार्ता कर रहा हूँ तो बात हमारी मराठी में हुई थी, थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो आप संभाल लेना। तो मैंने उनको उसके ऊपर भी स्पष्टीकरण दिया कि पार्टी के दिल्ली के कार्यालय में कभी भी इतनी जगह उपलब्ध नहीं थी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष और तटकरे साहब इनके अलग अलग कैबिन हो। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कैबिन था, माननीय अजीत दादा का कैबिन था, प्रफुल्ल भाई जब भी कार्यालय आते थे वो वही बैठते थे, उसी मेन कुर्सी पर बैठते थे। यदि तटकरे साहब आते थे दिल्ली कार्यालय आते थे, वो भी उसी कुर्सी पर बैठते थे, उसी कैबिन में बैठते थे। तो उनका अलग कोई कैबिन था ही नहीं। तो ये सवाल भी आपका बेबुनियाद है, किसी ने आपको गलत इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि बस आपने इस बात का इनकार किया तो मैं ये न्यूज़ कैरी करने वाला हूँ। मैंने कहा कर लीजिए, पर उन्होंने जो हेडलाइन डाली है उससे संभ्रम पैदा होता है, इसलिए ये स्पष्टीकरण देने के लिए हमने ये मौका चुना कि आपके सामने आए। कोई जल्दबाजी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को जो लेटर लिखा गया है वो अभी हमारे जो कोर्ट केसेस, आप कल आपने सुना होगा शिवसेना का भी वो मैटर लगा था कोर्ट में। वो हमारे जो लॉयर है उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे करके हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसलिए अर्जेंट में वो जो लिस्ट बनाई गई, इसलिए वो लिस्ट है। बाकी उसमें सुधार हो सकता है, उसमें बदल हो सकता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अलग से हो सकता है। और उसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता जो है उसमें आदरणीय सुनेत्रा बहनी रहेंगी, आदरणीय प्रफुल्ल भाई रहेंगे, तटकरे साहब रहेंगे, भुजबल साहब रहेंगे, मुशर्रफ साहब रहेंगे, वलसे पाटिल साहब रहेंगे, धनंजय मुंडे रहेंगे, सभी वरिष्ठ नेता, पारदादा पवार रहेंगे। सभी वरिष्ठ नेता बैठ के इसके बारे में जो है वो बैठक लेके इस कार्यकारिणी, वर्किंग कमेटी और ऑफिस बेरर के बारे में आगे से और उसमें संशोधन हो सकता है, उसमें कोई अलग राय रखने की जरूरत नहीं। देखिए ये सभी नेताओं का वक्त जो है उस हिसाब से वो होगा। आदरणीय बहनी को जैसे ही टाइम मिलेगा वो बैठक हो जाएगी। कम से कम इतना कह सकते हैं कि पिछले 15 दिनों में राष्ट्रवादी में कम्युनिकेशन गैप थोड़ा रहा है, जिसकी वजह से डिलेड कम्युनिकेशन हुआ, लिस्ट 29 अप्रैल को निकाली, क्लैरिफिकेशन आ जाए। देखिए कैसा है कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि जो लिस्ट इलेक्शन कमीशन को भेजी गई थी वो जिस माहौल में दी गई उससे आप मीडिया इतना सीरियसली लेके इस तरह से उसका एक परसेप्शन अलग तरह से हो जाएगा, ये हमें भी पता नहीं था। और जिस तरह से अभी मीडिया में चर्चा चालू है इसलिए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें प्राधिकृत किया कि आप लोगों से वार्तालाप करें और इसके बारे में जो है वो खुलासा ठीक तरह से हो जाए। धन्यवाद। रोहित पवार जो है पवार परिवार के हैं और उनका हमेशा जो है उनके खुद के मतदार संघ छोड़ के, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर, वहाँ के इश्यूज छोड़कर उनको सिर्फ अजीत दादा और उनके परिवार के बारे में और हमारी पार्टी के बारे में बयानबाजी उनकी चालू है। हमारी पार्टी में कितना खर्चा हो रहा है, हमारी पार्टी में कहाँ खर्चा हो रहा है, हमारी पार्टी के एमएलए क्या कर रहे हैं, हमारे पार्टी के उन्होंने बताया कि 20-22 एमएलए जो है वो अब बाहर निकलेंगे और दूसरी पार्टी में जाएंगे।
अभी रोहित पवार जी के खुद के पार्टी के उनके सहित वो इनकार नहीं कर सकते, वो खुद भी हमारी पार्टी में आना चाहते थे। अजीत दादा को बोल रहे थे मुझे ले लीजिए जल्दी, उसके पहले बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने जो कहा बहुत सी चीजें हैं ऐसी जो परिवार के अंदर है, उनको अजीत दादा को मानसिक रूप से त्रस्त किया था। जब उनको जिला परिषद का टिकट देने का उन्होंने मांगा था तो पवार साहब ने इनकार किया था। फिर वो सुप्रिया ताई के पास गए, सुप्रिया ताई ने भी बताया कि वो अजीत दादा डिसाइड करेंगे। अजीत दादा ने कहा कि पवार साहब से आप डिसीजन ले लो। तब उन्होंने कहा कि अगर मुझे इलेक्शन के लिए परमिशन नहीं दी गई तो मैं बीजेपी में जाऊंगा और बीजेपी से इलेक्शन लड़ूंगा। असं रोहित पवार म्हणाले. ऐसा रोहित पवार जी ने कहा था। रोहित पवार असं म्हणाले होते। रोहित पवार हे पक्ष सोडण्याच्या तयारीमध्ये होते. रोहित पवार हे भारतीय जनता पार्टीमध्ये जाऊन निवडणूक लढवणार होते। रोहित पवारांनी त्यांनी त्यावेळेला परिवारामध्ये पवार साहेबांना धमकी दिली होती की जर मला तिकीट दिलं नाही तर मी आणि माझा परिवार भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करू आणि तिकडून निवडणूक लढवू, अशा पद्धतीची धमकी रोहित पवारांनी दिली होती। आणि तेव्हापासून रोहित पवारांचा सातत्यानं अशा पद्धतीनं मानसिक छळ करणं, ब्लॅकमेलिंग करणं हा उद्योग चालूच आहे। आणि जोपर्यंत अजितदादा हयात होते तोपर्यंत पार्टी वेगळी झाल्यानंतर रोहित पवार यांचे अजितदादाच्या संदर्भानं असलेले सगळे स्टेटमेंट काढून बघा। त्या सगळ्या स्टेटमेंटमुळं ज्या वेळेला सुनेत्राबाई निवडणुकीला उभ्या होत्या, आता ते काकी म्हणतात, आणि त्या काळामध्ये त्यांनी कशा पद्धतीनं अजितदादांच्या संदर्भानं, सुनेत्राबाईंच्या संदर्भानं कशा पद्धतीची भाषणं केली, कशा पद्धतीनं टीका केली, कशा पद्धतीची वक्तव्य केली, हे सगळं जे आहे ते पुन्हा एकदा रिवाइज करून बघा। म्हणजे त्यांनी थेटपणे भाषणांमधून आणि वक्तव्यांमधून केलेला छळ आणि अंतर्गत केलेला छळ हे आपल्याला लक्षात येईल, त्याची तीव्रता किती होती। भारतीय जनता पक्षाच्या मध्ये जाणं इतकं सोपं आहे का ते धमकी द्यायची आणि तिथे जायचं? हे पहा, भारतीय जनता पार्टीच्या जाण्याचा काळ तुम्ही बघा तुम्ही कधीच आहे। रोहित पवार हे आता दुसऱ्यांदा विधानसभेचे आमदार आहेत आणि त्याच्या अगोदर 5 वर्ष हे 2017 साली माझ्या माहितीप्रमाणे हे जिल्हा परिषदेचे सदस्य होते। म्हणजे ही 2016 ते 17च्या काळातला विषय आहे। थँक्यू।